इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट बदल रहा है। बहुत से नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस भी आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज आज भी ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का अडॉप्टेशन कैसे बढ़ेगा, वो भी उस दौर में जब ये पता ही नहीं है हमको कि सेकेंड हैंड मार्केट में क्या होगा इन ईवीज का। मेरे साथ बात करने के लिए विद्युत से हैं क्षितिज। क्षितिज, वेलकम टू आस्क गुरु। Yes. और ये आपके साथ शेयर करेंगे अपनी जर्नी और साथ में ये भी समझेंगे कि कैसे इनका प्लेटफॉर्म इस मार्केट को बदलने जा रहा है। क्षितिज, आपको क्या लगता है कि ईवी मार्केट पिछले 5 सालों में कहां से कहां आ गया है? सो विद्युत की शुरुआत हुई थी नवंबर 2021 में। तब हम स्मॉल कमर्शियल व्हीकल मार्केट को बहुत डिटेल में स्टडी कर रहे थे। आई थिंक उस टाइम पे ईवीज़ वर स्टिल वेरी न्यू। ईवी का अडॉप्शन स्टार्ट हो गया था। आई थिंक मॉडल्स वर गोइंग थ्रू डिफरेंट आइटरेशंस। ओईएम्स भी फिगर आउट कर रहे थे कि सही प्रोडक्ट और यूज़ केस फिट कैसा है। अगर आप देखोगे कि जैसे महिंद्रा करके ओईएम है, उन्होंने अपनी महिंद्रा ट्रियो रिलीज़ करी थी विद फाइबर बॉडी, फिर मेटल बॉडी आई, फिर उनकी बैटरी कैपेसिटी बढ़ी। सो दैट अर्ली जर्नी राइट, जो प्री कोविड से थोड़ी सी स्टार्ट हुई थी। आई थिंक a lot of iterations went into finding the right product for the right use case fit. 2022 के बिगिनिंग में आई थिंक व्हीकल्स मार्केट में आने लगे जहाँ पे दे वर मीटिंग कंज्यूमर नीड्स राइट। स्पेशली कमर्शियल व्हीकल्स में अगर देखें तो आपको या तो पैसेंजर या कार्गो को पॉइंट ए से पॉइंट बी ले जाना होता है, तो आपको एक सर्टेन पावर या लोड कैरिंग कैपेसिटी चाहिए, आपको एक सर्टेन रेंज चाहिए ताकि वो प्रोडक्टिविटी मिले। तो वो यूज़ केस और व्हीकल्स का अच्छा फिट होने लगा, एंड दैट इज़ व्हेन दैट अडॉप्शन स्टार्टेड पिकिंग अप। सेकेंडली, गवर्नमेंट का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी काफ़ी फेवरेबल था, जो उनकी सब्सिडीज़ थी फेम 2 में, जिसके कारण अफोर्डेबिलिटी और बेटर हो गई। और लास्टली जो इकोसिस्टम था अराउंड सर्विसिंग, चार्जिंग, जो विद इन द सिटीज़ डेवलप हो रहा था, वो भी इस इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए आई थिंक अराउंड 2022 काफ़ी हद तक इवॉल्व हो गया था। And that is when the EV adoption, at least in the small commercial vehicle market, started picking up. Cars, two wheelers भी अपने पेस पे इवॉल्व हो रहे हैं। आई थिंक बिटवीन द टू रिलेटिवली टू व्हीलर्स में अडॉप्शन हैज़ बिन सुपर फास्ट। आई थिंक वहाँ पे जो ये न्यू एज OEMs आए हैं, उनका एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। जो हमने ऑब्जर्व किया है कि जब OEMs सारे उस सेगमेंट में पार्टिसिपेट करने लगते हैं इन ड्राइविंग EV अडॉप्शंस राइट, तब वहाँ पे अडॉप्शन बहुत फास्ट एक्सेलरेट करने लगता है। तो पिछले 5 साल में आई थिंक टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स जो स्मॉल कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है, वहाँ पे काफ़ी फास्ट अडॉप्शन हुआ है। एक्चुअल में इंडिया को पॉल्यूशन फ्री सिटीज़ चाहिए और ईवी के लिए ये सबसे इजी है। और सबसे ज़्यादा रोड पर चलने वाले जो व्हीकल्स हैं वो कॉमर्शियल ही हैं, और स्पेशली थ्री व्हीलर शहर की जान माने जाते हैं कि वो शहर को पूरा घुमाते हैं और उसी में अपना, चाहे वो कार्गो के लिए हो चाहे पैसेंजर के लिए हो, ये शहर की जान माने जाते हैं। अगर यहाँ पर 26% आपको मार्केट शेयर ईवी को मिल गया है, तो आपको क्या लगता है कि ये टू व्हीलर मार्केट अगले 3 सालों में और फोर व्हीलर मार्केट अगले 3 सालों में कहाँ पहुँचेगा? आप पैसेंजर व्हीकल्स की बात कर रहे जी हैं, हाँ, टू व्हीलर्स एंड passenger। फोर व्हीलर्स। हाँ, सो अगर आप ये देखें कि इन टर्म्स ऑफ प्राइस पॉइंट अफोर्डेबिलिटी, आई थिंक टू व्हीलर मार्केट अब मोर और लेस उस एक स्वीट स्पॉट पे आने लगा है। जितना अडॉप्शन हुआ है, तो उसके कारण जो सोशल प्रूफ पॉइंट है, और जनरली लोग व्हीकल परचेस करने के पहले वर्ड ऑफ माउथ रिसर्च भी बहुत करते हैं राइट, कि आप जानना चाहते हैं कि दूसरे लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो अब उतना अडॉप्शन हो गया है जहाँ पे ये वैलिडेशंस मिलने लगे हैं। आई थिंक 1-2 साल में जब ये व्हीकल्स की रीसेल भी होने लग जाएंगी, जो टिपिकल ओनरशिप पीरियड होता है 3 से 5 साल का, वहाँ तो जब ये रीसेल वैल्यू पे भी वैलिडेशंस मिलने लगेंगे, तब वो अडॉप्शन और फास्टर पिक होने लगेगा। आई थिंक अभी जो गवर्नमेंट ने और इंसेंटिव्स एक्सटेंड करे हैं, दैट इज गोइंग टू गिव फर्दर बूस्ट एटलीस्ट ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स फॉर द टू व्हीलर सेगमेंट टू ग्रो। तो मुझे लगता है कि 2030 तक एनीवेयर बिटवीन 45 to 80% का पेनिट्रेशन आ सकता है टू व्हीलर में। ऑफ कोर्स दैट विल रिक्वायर मोर देन व्हाट इज ऑलरेडी बीइंग डन। इनोवेटिव स्कीम्स, इनोवेटिव मॉडल्स विल हैव टू कम इन। जैसे अभी रिसेंटली हमारा MG मोटर्स के साथ बैस मॉडल हमने रिलीज़ किया है, जहाँ पे हम बैटरी पेपर किलोमीटर मॉडल में फाइनेंस करते हैं। वो व्हीकल्स की अपफ्रंट एक्विजिशन कॉस्ट और अफोर्डेबिलिटी सिग्निफिकेंटली कम कर देता है। कंज्यूमर्स को ये डे वन से रियलाइज़ हो जाता है कि जो ईवी की ओनरशिप कॉस्ट है
वो पेट्रोल से कम है, लाइक टू लाइक, राइट। जब हम बैस मॉडल में अगर मैं थोड़ा सा डबल क्लिक करूँ तो व्हीकल की कॉस्ट ऑलमोस्ट 30 to 40% से कम हो जाती है अपफ्रंट, और जब आप उसको पेट्रोल या डीजल व्हीकल से कंपेयर करते हैं तो दिखता है कि इट इज़ एक्चुअली इधर एट पार और चीपर। जब आप बैटरी का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट पर किलोमीटर देखते हैं, जो हम पे पर किलोमीटर कस्टमर से चार्ज करते हैं बैस के अंदर, तो वो पेट्रोल या डीजल के रनिंग कॉस्ट से भी कम आता है। तो डे वन से कस्टमर को दिखता है कि वो व्हीकल की ओनरशिप के लिए कम पैसा दे रहे हैं कंपेयर टू आइस व्हीकल्स। ओके, एक चीज़ है, जिस बास या बैटरी एज ए सर्विस मॉडल को एमजी ने 4 व्हीलर में भी हाल में इंट्रोड्यूस किया है, आप भी उसमें पार्टनर हैं, ये सर्विस आप ऑलरेडी 3 व्हीलर्स को लंबे समय से दे रहे हैं, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है? सो एक्चुअली 3 व्हीलर्स में हमारा अभी ना हम दोनों प्रोडक्ट्स देते हैं फाइनेंसिंग में, जो ट्रेडिशनल टर्म लोन फाइनेंसिंग है और जो ये बैटरी एज अ सर्विस वाला फाइनेंसिंग मॉडल है। 90% to 95% हमारे कस्टमर्स जो है महीने में बैटरी एज अ सर्विस वाले मॉडल में ऑप्ट करते हैं फाइनेंसिंग इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल टर्म लोन। जो सीएनजी या डीजल पावर्ड 3 व्हीलर्स थे, वहाँ पे आपकी फ्यूल कॉस्ट वेरिएबल ही थी। अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा चलती थी तो आपका फ्यूल कॉस्ट ज़्यादा होता था, और कम चलती थी तो फ्यूल कॉस्ट कम होता था। हमने एग्जैक्टली वही रेप्लिकेट किया है। ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग में कंस्ट्रेंट ये है कि भले आपकी गाड़ी चले या ना चले, पहले 3 साल में आपको बैटरी का एक फिक्स्ड अमाउंट देना है, जिससे वो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप का बेनिफिट पहले 3 साल में रियलाइज़ नहीं होता, वो बाद में रियलाइज़ होता है जब आपकी बैटरी का आपने पूरा पेमेंट कर दिया है, फिर आपकी रनिंग है और आप उसमें सेविंग्स करते हैं। हम बस उसको प्रीपोन करके डे 1 पे अपेरेंट कर रहे हैं। जैसे आपने मॉडल वो इंट्रोड्यूस कराया है कि यह एज ए फ्यूल है बैटरी, और उस फ्यूल में मैंने जो चीज़ समझी है अच्छे से कि आपका मॉडल इस समय मान लिया एमजी के साथ 3.5 रुपीज़ पर किलोमीटर है 3 व्हीलर में, किसी के साथ 2 रुपये, किसी के साथ 2.5 रुपीज़ के आसपास है आपका। क्या ये प्राइस पेट्रोल डीजल की तरह से, सीएनजी की तरह से घटती बढ़ती रहेगी, या इस पर आपका कोई? इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक्चुअली इस आइडिया के ऊपर हम लोग भी इंटरनली कंपनी में ना डिस्कशंस करते रहते हैं कि जैसे इन्फ्लेशन के कारण पेट्रोल के दाम बढ़ते रहते हैं, क्या हमें बैटरी के दाम फ्लैट रखने चाहिए या फ्लक्चुएट करने चाहिए। आई मीन इसके हमने ऑनेस्टली इस पर डिसीजन लिया नहीं है, डिज़ाइन चॉइस फाइनल नहीं करी है अभी। तो हमारा प्राइस फिक्स्ड है, तो आप जो पर किलोमीटर देते हैं आप उतना ही देते हैं ड्यूरिंग द एंटायर ओनरशिप पीरियड। मतलब हम ये मान के चलें कि जो लोग पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं उनके भविष्य में खर्चे बढ़ सकते हैं, जबकि ईवी के साथ रहने वालों के खर्चे बढ़ने की उम्मीद ना के बराबर है। और अगर बैटरी के दाम कम होंगे फ्यूचर में तो ये सब्सक्रिप्शन कॉस्ट कम ही होगी, बढ़ेगी नहीं। और अगर आप देखें जिस तरह से सेल के जो प्राइसेस हैं बिकॉज ऑफ कैपेसिटी इंस्टॉलेशन धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो उसके कारण ओवरऑल बैटरी पैक जो गाड़ी में जाता है उसके भी प्राइसेस कम होंगे। तो हमारा जो सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है वो 3.5 रुपये से कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं। मतलब सीधी सी बात है कि सिंपल शब्दों में कहा जाए तो कंज्यूमर के लिए अब ईवी ज़्यादा अफोर्डेबल, लो रनिंग कॉस्ट के साथ है और ऑलमोस्ट मेंटेनेंस फ्री के बराबर हो गया है अब। लेकिन अभी एक चीज़ और है चैलेंज, जैसे हम आपके प्लेटफॉर्म को देखते हैं जहाँ पर आप 3 व्हीलर्स पर ज़्यादा फोकस्ड हैं अभी। क्या हम फ्यूचर पे ये मान के चलें कि वहाँ 4 व्हीलर और हमें इलेक्ट्रिक ईवी 2 व्हीलर्स भी वैसे ही मॉडल पर देखने को मिलेंगी? जी बिल्कुल। जब हमने विद्युत स्टार्ट करी थी हम हमेशा से ये चाहते थे कि हमारा जो भी ऑफरिंग और सोल्यूशन है वो सारे व्हीकल सेगमेंट्स में हम ऑफ़र कर पाएँ। हमने हमारी शुरुआत 3 व्हीलर से करी थी, क्योंकि नवंबर 21-22 में वो एक व्हीकल सेगमेंट था जहाँ पे ये दिख रहा था कि यार सबसे ज़्यादा अडॉप्शन इस सेगमेंट में होने वाला है। यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है जिनको सॉल्व करेंगे तो अडॉप्शन सुपर एक्सेलरेट करेगा। कार्स और 2 व्हीलर्स में भी हम इवेंचुअली आएंगे। एमजी के साथ ऑलरेडी हमने जो पार्टनरशिप करी है तो 4 व्हीलर में एंट्री हो ही गई है। धीरे धीरे हम बाकी OEMs और बाकी व्हीकल सेगमेंट्स में भी जल्द आएंगे ऐसे यूनिक ऑफरिंग्स के साथ। इस समय इंडियन मार्केट में टाटा मोटर्स, महिंद्रा, BYD, Hyundai, ऑलमोस्ट सभी ब्रांड्स 4 व्हीलर्स में, 2 व्हीलर्स में एथर, ओला, TVS, इवन हीरो, सब ब्रांड्स आ चुके हैं। इनकी स्पीड जो कि कन्वेंशनल IC इंजन के साथ काम कर रहे थे, उनकी स्पीड उतनी फास्ट क्यों नहीं हो पाई जितनी कि जो डेडिकेटेड EV मॉडल के साथ आए थे या जो न्यू एनर्जी व्हीकल्स के तौर पर आए थे
उनका अडॉप्टेशन ज़्यादा फास्ट कैसे हुआ? तो जो आप जो स्लो स्पीड व्हीकल्स या वेरिएंट्स जो आए थे मार्केट में, आप उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, सो आई थिंक आई कैन जस्ट टेक अ गेस ओवर हियर। आई थिंक जो ये लो स्पीड वेरिएंट्स आए थे, आई थिंक बिकॉज वहाँ पे व्हीकल रजिस्ट्रेशन और सेल्स के नॉर्म्स थोड़े से डिफरेंट थे, इट बिकेम लाइक अ नाइस यूज केस टू क्रिएट प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एंड क्रिएट सम अर्ली अडॉप्शन। तो सर्टेन स्पेसिफिक यूज केसेस और कैप्टिव एरियाज के अंदर वो काफ़ी अच्छे से काम कर जाता है। बट अगर कस्टमर्स को व्हीकल खरीदना है फॉर देयर पर्सनल यूज केस लाइक ऑफिस कम्यूट या जस्ट गोइंग अराउंड टाउन, तो वो स्लो स्पीड स्कूटर काम नहीं करेगा। यू विल नीड टू इंश्योर कि एटलीस्ट जो आपकी सिटी के अंदर रेगुलर स्पीड लिमिट्स हैं, जहाँ तक आप अपना आइस व्हीकल भी चलाते हैं, योर व्हीकल नीड्स टू हैव दो सेम स्पेक्स। तो इवेंचुअली तो वो बनने ही थे और आने ही थे। मैंने एक चीज़ नोटिस की, विद्युत का जो मॉडल था अपने 3 व्हीलर्स को सेल करने का, वो मेनली टीयर 2 सिटी और टीयर 1 मेट्रोज वहाँ पर कॉमन था। क्या टीयर 3 से भी डिमांड्स हैं इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स की, जो कि हम ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं? अगर आप 3 व्हीलर कार्गो व्हीकल्स देखें तो इनका अडॉप्शन एक्चुअली टीयर 1 सिटीज़ और मेट्रोज में ज़्यादा है, बिकॉज द अर्लियर फर्स्ट मूवर्स जो इस सेगमेंट में आए थे वो आपकी ई कॉमर्स कंपनीज थे, जैसे बिग बास्केट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्विगी और जोमेटो हैं, जो अभी अपनी फ्लीट्स में इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं। तो जो भी डिमांड आई थी कार्गो व्हीकल्स की, वो सारी टीयर 1 और टीयर 1 सिटीज़ और मेट्रोज में पहले आई थी, इसलिए कार्गो का अडॉप्शन यहाँ पे फास्ट हुआ है। जो 3 व्हीलर पैसेंजर सेगमेंट है, इसका एक्चुअली में अडॉप्शन टीयर 2 सिटीज़, टीयर 3 सिटीज़ में ज़्यादा हो रहा है। इसका एक कारण वो भी है कि जब 3 व्हीलर पैसेंजर आप खरीदते हैं तो कुछ सिटीज़ में आपके परमिट और रेगुलेशंस के कंस्ट्रेंट्स होते हैं, जिसके कारण उतना फास्ट अडॉप्शन हो नहीं पा रहा है, बिकॉज देयर इज़ ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ ये रजिस्टर्ड ऑटो रिक्शाज विच कैन अप्लाई इन अ सिटी। तो जब तक वो पुराना CNG फ्लीट रिप्लेसमेंट के लिए नहीं आएगा या स्क्रैप नहीं होगा, तब तक नए LOIs इशू नहीं होंगे और नए EVs आएंगे नहीं। तो 3 व्हीलर का बहुत सारा पैसेंजर व्हीकल का डिमांड टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में आ रहा है। आई थिंक धीरे धीरे कार्गो भी वहाँ पहुँच जाएगा, बिकॉज अगर पैसेंजर डिमांड इतना आ रहा है, वहाँ पे ऑलरेडी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो आई डोंट थिंक कार्गो भी उतना दूर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे बड़ा चैलेंज आज की तारीख में जो लोगों को समझ में आ रहा है, वो रीसेल वैल्यू का कैलकुलेशन मेथड है। आप इस पर लंबे समय से काम कर रहे हैं, बैटरीज को कैलकुलेट करते हैं, कार की बॉडी या जो व्हीकल है उसकी बॉडी को अलग से कैलकुलेट करते हैं। ये सिस्टम एक्चुअली में कैसे काम करता है कि एक आम व्यक्ति जो आज EV अडॉप्ट कर रहा है, वो फ्यूचर में जब अपनी EV बेचेगा तो उसे किस तरह से उसकी प्राइस कैलकुलेट होगी, उसका डर कितना ख़त्म होगा? हाँ, सो एक्चुअली EV में ना फंडामेंटली जो एक मेन चेंज है ना, वो ये है कि जब आप पेट्रोल डीजल गाड़ी खरीदते थे तो आपकी गाड़ी प्योर एसेट होती थी, राइट। फ्यूल तो आप अलग से स्पेंड करते थे, आपकी गाड़ी की जो वैल्यू होती थी वो सिर्फ उस एसेट की वैल्यू होती थी। आप उसमें पेट्रोल डाल के पेट्रोल की वैल्यूएशन नहीं करते थे। EV में क्या हुआ है, जो आपका फ्यूल का जो कॉस्ट था ना, जो आप अगले ओनरशिप के 4, 5, 6 साल में इनकर करते थे, वो अब सारा व्हीकल का पार्ट बन गया इन द फॉर्म ऑफ बैटरी। बैटरी इज लाइक फ्यूल। तो जब आप EV खरीदते हैं, आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि आपने पेट्रोल या डीजल गाड़ी खरीदी और साथ में एक मिनी पेट्रोल पंप खरीद लिया है। तो जो गाड़ी की रीसेल वैल्यू है, उसमें वो सिर्फ एसेट की वैल्यू नहीं है, उसमें बैटरी की भी रेसिडुअल वैल्यू को एस्टिमेट करना इंपॉर्टेंट है। और अभी वही एक है जो ब्लैक बॉक्स है, क्योंकि जैसे पेट्रोल गाड़ी में एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी के बीच में माइलेज डिफरेंट हो सकता है, राइट। बट सेम चीज़ EV की बैटरी में भी होती है कि डिपेंडिंग ऑन कहाँ चल रही है, किस कंडीशन में चल रही है और कैसे चलाई जा रही है, 10,000 या 20,000 किलोमीटर चलने के लिए हो सकता है आपकी बैटरी ज़्यादा जल्दी डिप्लीट होगी और मेरी बैटरी हो सकता है स्लोली डिप्लीट होगी। तो बैटरी का रेसिडुअल वैल्यू एस्टिमेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और EV में फ़ायदा ये है कि बिकॉज ये स्मार्ट बैटरीज़ हैं, जिसमें एक बैटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है, बैटरी में सेंसर्स होते हैं, आप हर सेकंड बैटरी में से डेटा जनरेट कर रहे हैं और इस डेटा को एनालाइज करके आप बहुत ही एक्यूरेट एस्टिमेशन निकाल सकते हैं। पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स में तो आपके सब्जेक्टिविटीज़ होते हैं कि हो सकता है 2 मैकेनिक सेम व्हीकल को अलग वैल्यू कर सकते हैं। अगर EV सेकेंड हैंड खरीदना हो, आपके प्लेटफॉर्म पर हैं ऑलरेडी, तो आज की डेट में तो अभी बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं, क्योंकि जिन्होंने EV परचेज़ किए वो बेचने को जल्दी तैयार नहीं है, क्योंकि वो खुश हैं अपने प्रोडक्ट के साथ। लेकिन एक वक्त ऐसा आ रहा है जिस तरह से इंडियन मार्केट में नॉर्मली कारों को लगभग 5.5 ईयर में रीसेल के लिए
बेच दिया जाता है या लोग खुद बेच देते हैं, बोले अब नया मॉडल आ गया चलो इसे बेच देते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल में 5 और 7 ईयर्स के बीच में बैटरीज का तो नाम मुमकिन सा कुछ हाल बिगड़ता है, वो तो बिल्कुल नियर बाई न्यू रहती हैं। हाँ। ऐसी कंडीशन में क्या उनकी रीसेल वैल्यू आइस इंजन से ज़्यादा होंगी भविष्य में? नहीं, सो आई थिंक ऐसे आइस व्हीकल और ईवी व्हीकल को डायरेक्टली कंपेयर करना वुड नॉट बी राइट, क्योंकि जैसे मैं पहले कह रहा था कि बैटरी इज़ लाइक फ्यूल। तो अगर आप गाड़ी जैसे चलाते हैं उसके हिसाब से बैटरी की रेसिडुअल वैल्यू ऊपर नीचे जा सकती है। जो अगर आप बैटरी हटा दो, जो बाकी की चैसी या बॉडी शेल बची है, एक्चुअली उसको डायरेक्टली आइस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जब उसको कंपेयर करोगे, जैसे मैं 3 व्हीलर का उदाहरण देता हूँ, 3 व्हीलर में अगर आप एक CNG ऑटो खरीदने जाएंगे तो लगभग 290 से 3 लाख के बीच में पड़ती है, और अगर आप EV खरीदने जाते हैं तो लगभग 375 से 4 लाख के बीच में पड़ती है। अब अगर आप बैटरी का कॉस्ट निकाल दें EV में से, तो एक्चुअली जो चैसी या बॉडी शेल बची है उसकी कॉस्ट 2,60,000 2,70,000 ही है। तो जब आप ये कंपेयर करना चाहते हैं कि जो आइस व्हीकल है और जो EV व्हीकल है उसकी रेसिडुअल वैल्यू क्या है, तो आपको ये दोनों कंपोनेंट्स को कंपेयर करना चाहिए। बैटरी तो फ्यूल की तरह है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बैटरीज हैं वो लगभग 80 से 70% के स्टेट ऑफ हेल्थ तक व्हीकल में यूज़ होती है। उसके बाद वो बैटरी उस व्हीकल में यूजेबल नहीं है, बिकॉज व्हीकल चलाने के लिए आपको जो ऑपरेटिंग वोल्टेज करंट चाहिए वो थोड़ा सा हाई होता है। तो जब बैटरी डिग्रेड कर जाती है तो ये दोनों पैरामीटर्स क्योंकि गिर जाते हैं, तो आप उस बैटरी को आप व्हीकल में यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी भी उसमें लाइफ बची है। अगर हम इस बैटरी की वैल्यू जो है सेकेंडरी एप्लीकेशंस में निकालना स्टार्ट करें, जैसे स्टेशनरी स्टोरेज एप्लीकेशंस हो गए, जैसे रूफटॉप सोलर या पावर बैकअप हो गया घर में, तो एनर्जी स्टोरेज के लिए अगर हम इसको यूज़ करें तो और भी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करी जा सकती है, और इससे जो व्हीकल की रीसेल वैल्यू है वो और भी बढ़ सकती है। एक चीज़ मैंने नोटिस की है, अभी मैं MG के विंडसर के लॉन्च में था, जहाँ उन्होंने अपना बास बैटरी एज ए सर्विस प्रोडक्ट दिया, और 4 ब्रांड्स के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन में बताया है कि लगभग 1500 किलोमीटर आपको मिनिमम रनिंग एश्योरेंस देना पड़ेगा, और आपको 3.5 रुपीज़ 3.5 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन उनमें 3 मतलब सप्लायर्स जो बैटरी एज ए सर्विस यूज़ कर रहे थे वो 3.5 रुपये के हिसाब से चल रहे थे और 1500 किलोमीटर का कैप दे रहे थे, जबकि विद्युत आपने जो दिया वो 0 दिया। जी, हमारा फिलॉसफी ये है कि जैसे अगर बैटरी को आप फ्यूल समझें, तो जब आपकी गाड़ी चलती नहीं है तो आपका पेट्रोल का भी खर्चा नहीं होता है। तो EV में भी अगर आपकी गाड़ी नहीं चलेगी तो आपका फ्यूल का खर्चा क्यों होना चाहिए? और क्योंकि बैटरी फ्यूल है, बैटरी का पेमेंट भी यूजेज बेसिस पे ही होना चाहिए। इसलिए जो हमने प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है वो इस फिलॉसफी के अराउंड डिज़ाइन किया है। तो जो हमारा होलिस्टिक ओनरशिप सोल्यूशन है, राइट, जहाँ पे हम पहले तो ये पेपर यूज़ फाइनेंसिंग करते हैं और फिर रीसेल वैल्यू एक्सट्रैक्ट करते हैं बैटरी की, व्हीकल की, तो दैट गिव्स अस द एडवांटेज टू ऑफर समथिंग लाइक दिस। अगर हमारे पास वो कैपेबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट रीसेल वैल्यू ऑफ द व्हीकल, रीसेल वैल्यू ऑफ बैटरी नहीं होती, हमारे लिए भी प्रोबेबली ये 0 किलोमीटर्स करना मुश्किल होता। ओके, कमाल की बात तो ये है कि वो लोग जो डर रहे थे कि उन्हें ज़्यादा चलना पड़ेगा तभी बेनिफिशियल होगा, उनके लिए विद्युत के पास ज़्यादा बेहतर डील है दूसरे 3 और जो कॉम्पिटिटर हैं उनके मुकाबले, और शायद यही इनका मेन यूनिक सेलिंग पॉइंट भी है। इसके अलावा अगर आप 3 व्हीलर कॉमर्शियल व्हीकल्स पर जाना चाहते हैं इलेक्ट्रिक पर, तो शायद विद्युत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे अलग अलग ब्रांड्स के, जिन पर बैटरी एज ए सर्विस और इमीडिएट कॉस्ट भी अवेलेबल है, वो भी ऑप्शन उपलब्ध हैं। और ये 3 व्हीलर कॉमर्शियल व्हीकल में मेन दाज विद्युत की कोशिश एक अच्छी है। आपका क्या कहना है लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, और आप किस तरह से और इलेक्ट्रिक व्हीकल को समझना चाहते हैं वो भी लिखिएगा, ताकि हम ऐसे ही एक्सपर्ट्स को अपने पैनल में ला सकें और आपके साथ शेयर कर सकें कि क्यों आगे भविष्य में EV ही असली व्हीकल बन जाएंगे और ये आइस सिर्फ पॉल्यूशन ही नहीं और भी कई रीजन से पीछे हटते जाएंगे। क्षितिज, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच आने के लिए, और हम उम्मीद रखते हैं कि ये पॉडकास्ट से लोगों को काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी